दोस्तों, एक वक्त था जब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की पहचान हुआ करता था। यहीं से निकली थी वो सोच जिसने पूरे देश को दिशा दी। जब दुनिया भारत को गरीब और पिछड़ा समझती थी, तब कोलकाता एशिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाता था। सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू भी कोलकाता के मॉडल से प्रभावित बताए जाते हैं। लेकिन ममता दीदी जी ने एक बार बोला था, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। यही बंगाल था जिसने भारत को रविंद्रनाथ टैगोर दिया, स्वामी विवेकानंद दिया, सुभाष चंद्र बोस दिया और सत्यजीत रे जैसे महान कलाकार दिए। ये वही धरती थी जहां महिलाओं ने भी इतिहास रचा। भारत की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल कादम्बिनी गांगुली बंगाल से थीं। क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता ने देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन आज जब बंगाल का नाम आता है तो लोगों को याद आते हैं घोटाले, बेरोजगारी, हिंसा और भ्रष्टाचार। कभी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र कहलाने वाला बंगाल आज एसएससी घोटाले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस और संदेश खाली जैसी घटनाओं से चर्चा में रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस बंगाल को किसकी नजर लग गई? क्या राजनीति ने बंगाल की आत्मा को कमजोर कर दिया, या फिर जनता की उम्मीदों के साथ लगातार समझौता हुआ? आज का वीडियो सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेगा, बल्कि उस बंगाल की कहानी बताएगा जो कभी भारत का सबसे चमकता सितारा था और आज अपने ही अतीत को तलाश रहा है। पूरे देश में 4 लाख भिखारी हैं, जिनमें से 1 लाख सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। चाइल्ड मैरिज में दूसरे नंबर पर, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से है। भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता में आई थी। देश का पहला ट्रैप सिस्टम भी कोलकाता में ही था। लेकिन आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पश्चिम बंगाल 28 राज्यों में 27वें स्थान पर है। यहाँ की सरकारों ने इस राज्य को इस हद तक खोखला कर दिया है कि एक वक्त का सबसे समृद्ध राज्य आज तल में बैठा है। ममता बनर्जी में तानाशाही प्रवृत्ति जो आज दिखती है, इसकी पहली झलक ममता बनर्जी के सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिल गई थी। जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। बस एक कार्टून शेयर करने के पीछे ममता बनर्जी ने न सिर्फ इस 60 साल के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर को गिरफ्तार करवाया, बल्कि लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी भी कह दिया। जब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सवाल उठाए कि यह क्या है, आप हमारे साथ थी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थी, सीपीआईएम के गुंडों को हटाने वाली थी, क्या हुआ? तो ममता बनर्जी ने उन्हें भी सीपीआईएम का एजेंट बता दिया। और इस कार्टून को लेकर वो इतनी संवेदनशील थी कि पश्चिम बंगाल में जिस पत्रकार ने भी इस पर सवाल पूछा, अगले दिन जेल। और यह वही ममता थी जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए हटाया था क्योंकि वह सवाल नहीं सुनते थे। और जैसे ही खुद सत्ता मिली, कार्टून केस इस बात का सबूत है कि वह भी सवाल नहीं सह सकती थी। तो बंगाल के लोगों ने कहा, यह क्या है? ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है। इस कहानी को समझने के लिए हमें बंगाल के उस अतीत में जाना होगा जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मेंबरशिप ज्वाइन करके भी हमारा साथ दे सकते हैं। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा यह राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। उस वक्त एशिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में उत्पादित होता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम, इनकी चर्चा मार्को पोलो से लेकर यूरोपीय यात्रियों तक सबने की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बेनियर ने लिखा, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन की रिसर्च के अनुसार उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में 12% हिस्सा था। बंगाल की मलमल मिस्र की रानी क्लेपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक पहनती थीं। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने उनके डिजाइन्स कॉपी करके अपनी नेवी बनाई। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई जो एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी। इसी ने भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी,
पहला डॉक्टरेट दिया। सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल हग्स बोसोन का बोसोन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह होने लग गए थे, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक यह रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए, मार्कोनी से 2 साल पहले। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस एग्जाम दिया। पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे मुश्किल एग्जाम में चौथी रैंक लाए। सिर्फ 4 अंग्रेज उनसे ऊपर थे। फिर भी उन्होंने वो प्रेस्टीजियस नौकरी छोड़ दी आजादी के लिए। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आईआईटी खड़गपुर भारत का पहला आईआईटी 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल एक डेवलप्ड स्टेट बना रहा। नेशनल जीडीपी में 10.5% कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर। इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही थी। उस वक्त बंगाल को आइडियल मॉडल कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिफ्यूजी क्राइसिस अलग से जल रही थी। इसी आग में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन यह सिर्फ 9 महीने चली। कोलिशन में झगड़े हुए, गवर्नमेंट गिरी और बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कांपा देने वाला था। 1968 में एक्टर अशोक कुमार दादा मुनि अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। वेन्यू 500 लोगों से भरा था। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वेन्यू में घुस गए। लोगों को मारा, महिलाओं के साथ गलत काम किया। लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं और ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोरिएट्स अगेंस्ट बुर्जुआजी। इसी दौर में बिरला ग्रुप के मालिक आदित्य बिरला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वह करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा? 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। सीपीआईएम की ट्रेड यूनियन सीआईटीयू ने पूरे बंगाल में एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ओनर्स को घेरा जाता था। फिजिकल वायलेंस होती थी। 1980 में बंगाल में हर साल एवरेज 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थीं। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दी। बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर इंजीनियरिंग कंपनीज एक एक करके बंद होती गई और कम्युनिस्ट ने यह सब गर्व के साथ किया। उनका नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगी। इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। 1980 में जब पूरा इंडिया आईटी रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट्स बैंक्स में कंप्यूटर्स लगाने से मना कर रहे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आईटी हब बेंगलोर बनने से पहले यह ऑफर बंगाल को मिला था, लेकिन उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। कम्युनिस्ट्स ने बंगाल में एक कैडर सिस्टम बनाया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन शॉप सीपीआईएम के लोकल गन्स के कब्जे में असहमति को वायलेंस से कुचल दिया जाता था। 1977 से 2011 के बीच 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। यह आंकड़ा पंजाब टेररिज्म और कश्मीर मिलिटेंसी से भी ज्यादा है, लेकिन नेशनल मीडिया ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन का भी सत्यानाश हुआ। यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सब में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होने लगी। प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी।
मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के पक्ष में रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ते थे। ब्रिलियंट बंगाली प्रोफेसर्स धीरे धीरे दिल्ली, जेएनयू और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में माइग्रेट हो गए। 1960 में बंगाल की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से ज्यादा थी। 2011 तक बंगाल महाराष्ट्र से लिटरेसी में पीछे हो गया। 2011 तक नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 10.5% से गिरकर 6.5% हो गई। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे, इंडस्ट्रीज का श्मशान बन चुका था। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे, बदलाव के लिए बेताब थे। तभी एक महिला चप्पल पहने सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। उसने कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया, सोनर बांग्ला बनाने का वादा किया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। अब देखते हैं ममता बनर्जी का उत्थान और पतन। 1990 में हाजरा जंक्शन पर जब सीपीआईएम के कार्यकर्ता ने उनके सर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गई और पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रही, तब भी वह नहीं टूटी। और जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद नरसिम्हा राव की सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी। तब उन्होंने एक शपथ ली जो आज भी याद की जाती है कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी, इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। और बंगाल के थके हुए, पिटे हुए, टूटे हुए लोगों ने पहली बार सोचा कि शायद यही वह इंसान है जो इस दलदल से निकाल सकती है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस सीपीआईएम की साइलेंट पार्टनर है और बंगाल में असली विरोध कभी हो ही नहीं सकता अगर वह उसी पार्टी में रहे जो सीपीआईएम से पर्दे के पीछे समझौते करती रहती है। इसीलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और अगले कुछ सालों में वाजपेयी की एनडीए सरकार में रेलवे मिनिस्टर भी बनी। छोड़ा, वापस गई, फिर छोड़ा। यह उनका अपना एक अंदाज था जो लोगों को कभी समझ नहीं आया, लेकिन जिसने यह जरूर साबित किया कि वह किसी की जागीर नहीं है। फिर 2006 में वो मोड़ आया जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। सीपीआईएम की सरकार ने रतन टाटा को सिंघूर में नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन दी और उस जमीन के लिए हजारों किसानों को बिना ठीक से बात किए, बिना उचित मुआवजा दिए जबरदस्ती उजाड़ा गया। और जब किसान विरोध में उठे तो ममता उनके साथ खड़ी हो गई और 21 दिन का अनशन किया, जिसके बाद उन्हें धारा 144 में खींचकर बाहर किया गया। और यही नहीं, नंदीग्राम में जब सीपीआईएम की पुलिस और पार्टी कैडर ने मिलकर गोलियां चलाई, महिलाओं के साथ जो किया वो लिखने लायक नहीं है और 141 लोग मारे गए। दोनों जगह ममता मैदान में थी और उनका वो अनशन, वो खींचातानी, वो संघर्ष देखकर रतन टाटा ने अपना सपना सिंघूर से उठाया और गुजरात ले गए, जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें 24 घंटे में जमीन दे दी। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 सालों में नहीं देखा था। सीपीआईएम की सत्ता खत्म हुई, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी और पूरा बंगाल इस यकीन में था कि अब सब बदल जाएगा, अब असली तब्दीली आएगी। अब वो राज्य जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। सीपीआईएम का जो कैडर था, जो लोग 34 साल से गांव-गांव में पार्टी का झंडा उठाते थे, कटमनी वसूलते थे, बूथ पर वायलेंस करते थे, वही लोग टीएमसी में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पावर किसके पास है और पावर के साथ रहना ही उनकी जिंदगी का तरीका था। और ममता को भी यह पता था कि सीपीआईएम के ट्रेंड कैडर को बीट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन्हें ही अपने में मिला लो। इसलिए वही बूथ अध्यक्ष, वही जोन सेक्रेटरी, वही लोकल गून, बस अब लाल की जगह टीएमसी का झंडा थामे खड़े थे और सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे सीपीआईएम के जमाने में चलता था। पीएम आवास योजना का पैसा आता था तो उसमें 5,000 रुपए पर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं का हक माना जाता था। एमआरआईजीए में मजदूर दिन भर काम करें तो उसकी मजदूरी में से भी तय हिस्सा कटता था। कोई मर जाए तो अंतिम संस्कार के लिए जो 2,000 रुपए आते थे, उसमें से भी 200 रुपए उस बूथ अध्यक्ष के थे। और अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के उस लड़के से ही बालू, सीमेंट और ईंटें खरीदनी पड़ती थीं जो उस इलाके का सिंडिकेट चलाता था, क्योंकि कहीं और से खरीदने का मतलब था अगले ही दिन घर की नींव खुद जानी। ये कोई अफवाह नहीं थी, यह बंगाल की जमीनी हकीकत थी जो हर उस इंसान से पूछ सकते हैं जो वहां रहा हो। सराधा पूंजी स्कैम में 17 लाख आम लोगों का पैसा डूब गया। 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था वो उस स्कीम में लगा दिया था
और उस स्कीम के मालिक सुदीप सेन ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे, जो एक अजीब कोइंसिडेंस था जिसे कभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। नाराज स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के 11 बड़े नेताओं को कैमरा पर कैश लेते हुए पकड़ा गया और उसमें मंत्री भी थे और सांसद भी। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम में देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी के घोटालों में से एक सामने आया, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई और बिना मेरिट के हजारों लोगों को जॉब्स दी गई। टीएमसी के वरिष्ठ नेता पार्था चैटर्जी गिरफ्तार हुए और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड में 50 करोड़ रुपए का कैश और भारी मात्रा में सोना मिला और हाई कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी, जिससे उन हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई जिन्होंने सालों मेहनत की थी। और इन सब के जवाब में ममता बनर्जी का एक ही रटा रटाया जवाब था कि यह सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वो था जो महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली में नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुरे सालों तक स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनके साथ जो करते थे वो सुनकर रूह कांप जाती है। और जब यह सब बाहर आने लगा तो शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा और बंगाल की पुलिस, जो राज्य के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी हैं, उसे ढूंढ नहीं पाई। और फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वह मामला आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने लेटी थी, और जो उसके साथ हुआ वो इतना भयानक था कि शब्द कम पड़ते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को यह बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है और बॉडी तक ठीक से देखने नहीं दी। क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई ताकि एविडेंस मिट जाए। और इन सब के बाद ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला हैं, जो खुद 3-3 डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं, का जो बयान आया वो था कि लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बयान पर जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक ऐसी नेता जिसने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की, जिसने खुद लाठियां खाई, जो खुद चीफ मिनिस्टर बनी, वो यह कह रही थी। इसके बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गईं। डॉक्टर्स ने काम बंद किया, स्टूडेंट्स उतरे, आम लोग उतरे, और ममता ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने खुद जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली। वो ममता जो सीएम है, वो ममता जो होम मिनिस्टर है, वो ममता जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो खुद अपनी ही सरकार से जस्टिस मांगने सड़क पर निकल पड़ी और लोगों को समझ नहीं आया कि इस पर हंसे या रोएं। एक बात जरूर है जो ममता बनर्जी ने सच में की और जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने 70 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स बनाई, जिनमें कन्याश्री ने बंगाल में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप रेट को काफी कम किया। लक्ष्मी भंडार में घर की महिला मुखिया को हर महीने पैसे मिलते हैं। रूपाश्री में शादी के लिए मदद दी जाती है और 2 रुपये किलो चावल ने उन लाखों परिवारों को राहत दी जिनके पास कुछ नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यह मॉडल, जिसे बाद में पूरे देश की हर पार्टी ने किसी न किसी रूप में अपनाया, उसकी शुरुआत करने वालों में ममता बनर्जी का नाम आता है। लेकिन इन स्कीम्स से यही होता है कि गरीबी मैनेज होती है, गरीबी खत्म नहीं होती। और बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तरफ भागता रहा, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता था। ममता बनर्जी वही बन गई जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थी, और बंगाल, जो कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, आज खुद किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जो उसे उस जगह से वापस ले जाए जहां वह कभी हुआ करता था। उम्मीद है कि बंगाल एक दिन फिर उस मुकाम पर पहुंचेगा जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है। दोस्तों, बंगाल की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये उस सभ्यता की कहानी है जिसने कभी पूरे भारत को सोचने का तरीका दिया था। एक ऐसा प्रदेश जिसने भारत को साहित्य दिया, विज्ञान दिया, क्रांति दी, उद्योग दिए, दर्शन दिया और आधुनिक भारत की आत्मा को आकार दिया। लेकिन आज वही बंगाल अपने ही अतीत की परछाइयों में भटकता नजर आता है। एक वक्त था जब अगर भारत में किसी राज्य को ब्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता था तो वह बंगाल था। यहाँ की गलियों में सिर्फ राजनीति नहीं होती थी, यहाँ विचार पैदा होते थे। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं था, वह पूरे एशिया का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र माना जाता था। अंग्रेजों के द्वार में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। उस समय यहाँ की सड़कें, ट्राम, बंदरगाह, कॉलेज और थिएटर भारत के बाकी हिस्सों से दशकों आगे थे।
जब भारत के ज्यादातर हिस्सों में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब बंगाल में हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसे संस्थान युवा दिमागों को बदल रहे थे। यहां से निकले लोग सिर्फ नौकरी करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि विचारों की क्रांति लाने वाले लोग थे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी। स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया तक पहुंचाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को राष्ट्रगान दिया और एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। यह वही बंगाल था जहां से स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रचंड आवाजें निकलीं। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। खुदीराम बोस और प्रीतिलता वदेदार जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। बंगाल के युवाओं के लिए देश पहले था और जिंदगी बाद में। लेकिन 1947 के बाद धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। विभाजन ने बंगाल को सबसे गहरा घाव दिया। लाखों शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए। शहरों पर दबाव बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, संसाधन कम पड़ने लगे। लेकिन इसके बावजूद बंगाल के पास उद्योग थे, बंदरगाह थे, फैक्ट्रियां थीं, पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए उम्मीद बाकी थी। 1960 के दशक तक कोलकाता भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। यहां की फैक्ट्रियों में हजारों मजदूर काम करते थे। हावड़ा के इंजीनियरिंग उद्योग, जूट मिलें, बंदरगाह और रेलवे नेटवर्क पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। लेकिन इसी दौर में राजनीति बदलने लगी। मजदूर आंदोलनों ने धीरे धीरे उग्र रूप लेना शुरू किया। ट्रेड यूनियनों का प्रभाव बढ़ा। हर मुद्दे पर हड़तालें होने लगीं। फैक्ट्री मालिकों और यूनियनों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। फिर आया नक्सलबाड़ी आंदोलन। 1967 में दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुई हिंसक विचारधारा ने पूरे बंगाल की राजनीति को बदल दिया। युवा छात्रों का एक वर्ग हथियार उठाने लगा। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई से ज्यादा क्रांति की बातें होने लगीं। सड़कों पर हिंसा बढ़ी। पुलिस एनकाउंटर, राजनीतिक हत्याएं और डर का माहौल बनने लगा। 1977 में वामपंथी सरकार सत्ता में आई। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि गरीबों की आवाज सुनी जाएगी। जमीन सुधार हुए, पंचायत व्यवस्था मजबूत हुई और गांवों में वामपंथियों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे यही सिस्टम कैडर कल्चर में बदल गया। गांवों से लेकर कॉलेज तक पार्टी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि असहमति रखना मुश्किल होता गया। इसी दौर में उद्योगपति बंगाल छोड़ने लगे। निवेशकों को लगने लगा कि यहां फैक्ट्री लगाना जोखिम भरा है। लगातार हड़तालों और राजनीतिक दबाव ने माहौल खराब कर दिया। एक एक करके कंपनियां दूसरे राज्यों की ओर जाने लगीं। जहां कभी रोजगार पैदा होते थे, वहां बेरोजगारी बढ़ने लगी। बंगाल के पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जाने लगे। विडंबना देखिए, जिस बंगाल ने भारत को आधुनिक शिक्षा और विज्ञान दिया, वही धीरे धीरे नौकरी और उद्योग के मामले में पिछड़ने लगा। जिस राज्य के युवा कभी देश चलाते थे, वहां के युवा खुद दूसरे राज्यों में अवसर तलाशने लगे। फिर आई ममता बनर्जी। साधारण सफेद साड़ी, चप्पल और आक्रामक भाषणों वाली यह नेता खुद को आम जनता की आवाज बताती थीं। उन्होंने वामपंथी सरकार के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने उन्हें जनता के बीच सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। लोगों को लगा कि अब बदलाव आएगा। 2011 में जब 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार गिरी, तो बंगाल में जश्न का माहौल था। लोगों को लगा कि अब उद्योग वापस आएंगे, नौकरियां आएंगी और राजनीतिक हिंसा खत्म होगी। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों को लगने लगा कि सत्ता बदली है, सिस्टम नहीं। राजनीतिक हिंसा के आरोप जारी रहे। चुनावों में टकराव, भ्रष्टाचार के आरोप, कटमनी कल्चर, भर्ती घोटाले और स्थानीय स्तर पर पार्टी प्रभाव जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। सरधा चिट फंड स्कैम और शिक्षक भर्ती विवाद ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण भी शुरू हुआ। पहले जहां लड़ाई वामपंथ और कांग्रेस के बीच थी, अब मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने लगा। चुनाव और ज्यादा आक्रामक हो गए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक राजनीति हर जगह दिखाई देने लगी। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम बंगाली युवा का हुआ। आज भी लाखों छात्र बेहतर अवसरों के लिए बंगाल छोड़ते हैं। कोलकाता का सांस्कृतिक गौरव अभी भी जिंदा है, लेकिन आर्थिक ताकत पहले जैसी नहीं रही। फिर भी बंगाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
यह वही धरती है जिसने हर संकट के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया है। यहाँ आज भी कला है, साहित्य है, संगीत है, थिएटर है, बौद्धिक परंपरा है। दुर्गा पूजा आज भी सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा मानी जाती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बंगाल फिर से अपने गौरव को हासिल कर पाएगा? क्या वह राज्य जिसने कभी पूरे भारत को रास्ता दिखाया था खुद फिर से सही रास्ता खोज पाएगा? क्या वहां की राजनीति विकास को हिंसा और ध्रुवीकरण से ऊपर रख पाएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बंगाल उठता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं उठता, पूरा भारत बदल जाता है। और शायद बंगाल की सबसे बड़ी त्रासदी यही नहीं है कि वहां उद्योग चले गए, नौकरियां खत्म हो गईं या राजनीति हिंसक हो गई। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस समाज ने कभी पूरे भारत को सोचने की दिशा दी थी, वही समाज धीरे धीरे राजनीतिक नारों और पार्टी कैडरों में बंटता चला गया। एक समय बंगाल की पहचान भद्रलोक संस्कृति से होती थी। यहाँ बहस होती थी, तर्क होते थे, किताबों पर चर्चा होती थी। कॉलेज स्ट्रीट की गलियों में घंटों साहित्य और राजनीति पर बातें होती थीं। कॉफी हाउस में बैठकर छात्र दुनिया बदलने के सपने देखते थे। लेकिन धीरे धीरे वही कैंपस राजनीतिक हिंसा के अड्डे बनते चले गए। छात्र संगठन सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं रहे बल्कि बड़ी पार्टियों के शक्ति केंद्र बन गए। कॉलेज स्ट्रीट कभी एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट माना जाता था। यहाँ किताबों की खुशबू और बौद्धिक बहसों का माहौल था। लेकिन आज वहां भी लोग रोजगार और पलायन की बातें ज्यादा करते हैं। बंगाल का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जो कभी राज्य की ताकत था, वही धीरे धीरे राज्य छोड़ने लगा। दिल्ली की सिविल सर्विसेज में, मुंबई की मीडिया इंडस्ट्री में, बेंगलुरु की आईटी कंपनियों में और विदेशों की यूनिवर्सिटीज में आपको बड़ी संख्या में बंगाली मिल जाएंगे। यह बंगाल की प्रतिभा का प्रमाण है, लेकिन साथ ही यह इस बात का भी प्रमाण है कि राज्य अपने ही युवाओं को रोक नहीं पा रहा। एक समय था जब बंगाल के इंजीनियर और वैज्ञानिक देश का भविष्य लिखते थे। जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोसोन शब्द रखा गया। मेघनाथ साहा की रिसर्च आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। लेकिन आज बंगाल का युवा सरकारी नौकरी की एक परीक्षा के लिए सालों तक संघर्ष करता दिखाई देता है, और जब वही परीक्षाएं घोटालों में फंसती हैं तो लोगों का भरोसा टूटता है। शिक्षक भर्ती विवाद ने सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा पैदा नहीं किया, उसने हजारों परिवारों का भविष्य प्रभावित किया। जिन युवाओं ने सालों तैयारी की, उन्हें लगा कि मेहनत से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है। यही वह भावना है जो किसी भी समाज को अंदर से खोखला कर देती है। फिर भी बंगाल की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ लोग राजनीति को सिर्फ चुनाव नहीं मानते, यहाँ राजनीति भावनाओं का हिस्सा है। गांव की चाय की दुकान से लेकर कोलकाता की ट्राम तक हर जगह राजनीति पर चर्चा मिल जाएगी। शायद यही वजह है कि बंगाल में राजनीतिक संघर्ष इतना तीखा होता है। यहाँ सत्ता सिर्फ सरकार नहीं, पहचान बन जाती है। वामपंथियों ने दशकों तक खुद को गरीबों का रक्षक बताया। फिर ममता बनर्जी ने खुद को उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाली दीदी के रूप में पेश किया। अब बीजेपी खुद को बदलाव का विकल्प बताती है। लेकिन आम आदमी का सवाल वही है, नौकरी कहाँ है, उद्योग कहाँ है, निवेश कहाँ है? क्योंकि किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती, असली ताकत होती है अवसर। अगर युवा को सम्मानजनक नौकरी नहीं मिलेगी, अगर व्यापारी को सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, अगर उद्योगपति को भरोसा नहीं होगा, तो कोई भी राज्य सिर्फ योजनाओं के सहारे लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि आज भी जब लोग पुराने कोलकाता की तस्वीरें देखते हैं, चौड़ी सड़कें, ट्राम, ब्रिटिश दौर की इमारतें, बंदरगाह की चहल पहल, थिएटर, साहित्यिक सभाएं, तो एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। क्योंकि वह शहर कभी सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एशिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता था। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो थी। कोलकाता ट्राम एशिया की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक ट्राम सेवा में से एक है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य अपने गौरवशाली अतीत के सहारे ही भविष्य बना सकता है? क्योंकि इतिहास पर गर्व जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतिहास से भविष्य नहीं बनता। भविष्य के लिए उद्योग चाहिए, आधुनिक शिक्षा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए और सबसे जरूरी राजनीतिक स्थिरता चाहिए। बंगाल के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी ऊर्जा को संघर्ष से विकास की ओर कैसे मोड़े।
अगर वही बंगाल जिसने कभी भारत को पुनर्जागरण दिया था एक बार फिर शिक्षा, विज्ञान, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री पर ध्यान दे तो वह दोबारा उठ सकता है, क्योंकि बंगाल की मिट्टी में प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही। कमी रही है उस माहौल की जहां प्रतिभा फल फूल सके। आज भी दुर्गा पूजा के दौरान पूरा कोलकाता रोशनी से जगमगा उठता है। आज भी वहां के थिएटर, कविता, संगीत और सिनेमा में एक अलग आत्मा दिखाई देती है। सत्यजीत रे की फिल्मों का प्रभाव आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बंगाल आज भी संस्कृति के मामले में भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में गिना जाता है। लेकिन सिर्फ संस्कृति किसी राज्य को आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकती। इसके लिए विजन चाहिए, लंबी सोच चाहिए, ऐसी राजनीति चाहिए जो हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने के बजाय राज्य के भविष्य को प्राथमिकता दे। और शायद यही वजह है कि आज का बंगाल एक चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है। एक रास्ता उसे और ज्यादा राजनीतिक टकराव, बेरोजगारी और पलायन की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता उसे उस सोनार बांग्ला की ओर वापस ले जा सकता है जिसका सपना कभी देखा गया था। इतिहास ने बंगाल को बहुत कुछ दिया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बंगाल अपनी अगली पीढ़ी को भी उतना ही मजबूत भविष्य दे पाएगा? क्योंकि अगर बंगाल फिर से उठ खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक राज्य की वापसी नहीं होगी, वह भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरणों में से एक होगा। लेकिन बंगाल की कहानी में एक और पहलू है जिसके बिना यह कहानी अधूरी रह जाती है, और वह है बंगाल का मनोविज्ञान। बंगाल सिर्फ एक भूगोल नहीं है, यह एक भावना है। यह राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी है। शायद इसलिए बंगाल में चुनाव बाकी राज्यों की तरह नहीं होते। यहाँ चुनाव त्योहार भी होते हैं और संघर्ष भी। यहाँ पार्टी का झंडा सिर्फ राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान बन जाता है। इसी वजह से बंगाल में सत्ता बदलती रही, लेकिन राजनीतिक संस्कृति ज्यादा नहीं बदली। पहले लाल झंडा था, फिर हरा सफेद झंडा आया, लेकिन गांवों में आम आदमी की जिंदगी में कई चीजें वैसी ही बनी रहीं। पहले सीपीआईएम का लोकल कैडर प्रभावशाली था, फिर वही ढांचा धीरे धीरे दूसरी पार्टी के लोगों के हाथ में चला गया। और यह सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है। जब किसी राज्य में दशकों तक राजनीति हर संस्था पर हावी हो जाए, स्कूल, कॉलेज, पंचायत, यूनियन, पुलिस, भर्ती सिस्टम, तब धीरे धीरे पूरा समाज पार्टी लाइन में बंटने लगता है। बंगाल में यही हुआ। जिस राज्य ने कभी स्वतंत्र सोच को जन्म दिया था, वहां धीरे धीरे कौन सी पार्टी, यह सवाल क्या सही है से बड़ा हो गया। यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब राजनीति समाज पर हावी हो जाती है तब विकास पीछे छूट जाता है। एक दौर था जब कोलकाता का बंदरगाह पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता था। यहां से व्यापार होता था, विदेशी कंपनियां आती थीं, उद्योग लगते थे। लेकिन समय के साथ मुंबई और फिर गुजरात के बंदरगाह आगे निकल गए। आईटी सेक्टर में बेंगलुरु आगे चला गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तमिलनाडु और महाराष्ट्र आगे निकल गए। स्टार्टअप्स में हैदराबाद और पुणे आगे बढ़ गए। और बंगाल, वह अपनी पुरानी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ता रह गया। सबसे दुखद बात यह है कि बंगाल के पास प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी। वहां के छात्र आज भी यूपीएससी, रिसर्च, कला, संगीत, पत्रकारिता और अकादमिक दुनिया में अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन राज्य के भीतर अवसर सीमित होते गए। यही कारण है कि बंगाल का ब्रेन ड्रेन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। हर साल लाखों युवा बेहतर नौकरी, बेहतर सैलरी और बेहतर भविष्य की तलाश में बाहर जाते हैं। कुछ दिल्ली जाते हैं, कुछ बेंगलुरु, कुछ पुणे, कुछ विदेश। धीरे धीरे बंगाल अपने सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को खोता चला गया। और यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, यह सामाजिक नुकसान भी होता है। क्योंकि जब किसी राज्य के सबसे महत्वाकांक्षी और शिक्षित लोग बाहर चले जाते हैं तो राज्य की ऊर्जा भी कमजोर होने लगती है। इसी बीच बंगाल की राजनीति और ज्यादा आक्रामक होती गई। चुनावी हिंसा, बूथ कब्जे, कार्यकर्ताओं की हत्याओं और राजनीतिक टकराव की खबरें लगातार आने लगीं। हर पार्टी दूसरी पार्टी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाती रही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल वही रहा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है? क्योंकि किसी भी माता पिता को विचारधारा से ज्यादा चिंता अपने बच्चों की नौकरी और सुरक्षा की होती है। यही वजह है कि बंगाल में एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ वहां सामाजिक योजनाएं हैं, सांस्कृतिक गौरव है, राजनीतिक जागरूकता है। दूसरी तरफ
बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी की शिकायतें हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिखा भी। महिलाओं के लिए योजनाएं, छात्रवृत्ति, राशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने गरीब वर्ग को राहत दी। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में उनका जनाधार लंबे समय तक मजबूत बना रहा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा कि क्या सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स से राज्य आगे बढ़ सकता है? क्या बिना बड़े उद्योगों, निजी निवेश और रोजगार के बंगाल फिर से आर्थिक शक्ति बन सकता है? और शायद यही आज के बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष है। एक मॉडल कहता है कि पहले गरीब को सुरक्षा दो, मुफ्त राशन दो, आर्थिक मदद दो। दूसरा मॉडल कहता है कि पहले उद्योग और रोजगार पैदा करो। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए और आर्थिक विकास भी। बंगाल की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसकी संस्कृति है। दुर्गा पूजा के दौरान पूरा राज्य जिस तरह जीवंत हो उठता है, वह दुनिया में कहीं और देखना मुश्किल है। दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बंगाल की सामूहिक पहचान है। कला, संगीत, रोशनी, मूर्तियां, थीम पंडाल, यह सब दिखाता है कि बंगाल की रचनात्मकता आज भी जिंदा है। पाथर पंचाली जैसी फिल्मों ने दुनिया को भारतीय सिनेमा का नया चेहरा दिखाया। बंगाली साहित्य, कविता और थिएटर आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या संस्कृति और इतिहास अकेले भविष्य बना सकते हैं? क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज मुकाबला सिर्फ राज्यों के बीच नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के बीच है। जो राज्य टेक्नोलॉजी, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा। और अगर बंगाल को फिर से उठना है, तो उसे अपने अतीत के गौरव से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की ओर देखना होगा। उसे फिर से उद्योगों का भरोसा जीतना होगा। उसे अपने युवाओं को यह एहसास दिलाना होगा कि सफल होने के लिए उन्हें राज्य छोड़ना जरूरी नहीं है। उसे राजनीति को डर और हिंसा से निकालकर विकास और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाना होगा। क्योंकि सच यही है, बंगाल कभी साधारण राज्य नहीं था, और शायद इसलिए लोग आज भी उससे साधारण उम्मीदें नहीं रखते। लोग आज भी चाहते हैं कि वही बंगाल फिर उठे, जिसने कभी भारत को पुनर्जागरण दिया था। वही बंगाल जिसने विज्ञान, साहित्य, संगीत और स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का नेतृत्व किया था। क्योंकि जब बंगाल मजबूत होता है, तो उसका असर सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। और शायद बंगाल की कहानी का सबसे भावुक हिस्सा यह है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा सपने बहुत बड़े देखे। ये वही भूमि है जहाँ एक साधारण परिवार का बच्चा किताबों के सहारे दुनिया बदलने का सपना देखता था। जहाँ माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि विद्वान बनने के लिए पढ़ाते थे। जहाँ कविता, संगीत और कला को सिर्फ शौक नहीं, जीवन का हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब किसी समाज के सपने बार बार टूटते हैं, तो वहां एक अजीब सी थकान पैदा होने लगती है। और बंगाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1947 के विभाजन ने बंगाल को तोड़ा। 1960 और 70 के दशक की राजनीतिक हिंसा ने उसे अस्थिर किया। लगातार हड़तालों और वैचारिक संघर्षों ने उद्योगों को कमजोर किया। और फिर आने वाले दशकों में बेरोजगारी और पलायन ने युवाओं का भरोसा तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक ऐसा राज्य जो कभी भारत के सबसे आत्मविश्वासी राज्यों में गिना जाता था, अपने ही भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगा। यही कारण है कि आज भी कोलकाता की पुरानी इमारतों, बंद पड़ी फैक्ट्रियों और जंग लगे औद्योगिक क्षेत्रों को देखकर कई बुजुर्ग भावुक हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने वह दौर देखा है जब बंगाल सिर्फ इतिहास नहीं था, बल्कि भविष्य भी था। एक समय हावड़ा की फैक्ट्रियों की आवाजें पूरे इलाके में गूंजती थीं। बंदरगाहों पर जहाजों की लाइन लगती थी। ट्रामों में ऑफिस जाने वालों की भीड़ रहती थी। कॉलेजों में बहसें होती थीं कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। आज वही शहर कई जगहों पर पुरानी यादों का संग्रहालय सा लगता है। लेकिन बंगाल की आत्मा अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर आप आज भी कोलकाता की गलियों में जाएं, तो आपको किताब बेचने वाले लोग मिलेंगे जो साहित्य पर घंटों बात कर सकते हैं। आपको थिएटर करने वाले युवा मिलेंगे जो पैसे से ज्यादा कला के लिए जीते हैं। आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जहां आज भी बच्चों को रविंद्र संगीत सिखाया जाता है। यानी बंगाल की सांस्कृतिक चेतना आज भी जिंदा है। समस्या यह है कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बिगड़ गया।
एक राज्य सिर्फ कविता और इतिहास के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। उसे निवेश चाहिए, उसे आधुनिक यूनिवर्सिटीज चाहिए, उसे रिसर्च चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे ऐसी राजनीति चाहिए जो हर विरोधी को दुश्मन न माने। और शायद यही वह जगह है जहां बंगाल बार बार फंस जाता है, क्योंकि यहां राजनीति इतनी भावनात्मक हो चुकी है कि विकास का मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है। हर चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है। हर पार्टी खुद को बंगाल का रक्षक बताती है, लेकिन जनता धीरे धीरे पूछने लगी है, रोजगार कहां है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का युवा 1970 के दशक वाला युवा नहीं है। आज का युवा इंटरनेट की दुनिया में जीता है। वह बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और विदेशों को देख रहा है। वह जानता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अगर उसे अपने राज्य में अवसर नहीं मिलेंगे तो वह चला जाएगा। और यही बंगाल की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी राज्य सिर्फ बुजुर्ग यादों के सहारे महान नहीं बना रह सकता। महानता को हर पीढ़ी को फिर से हासिल करना पड़ता है। और यही वजह है कि बंगाल के सामने आज एक ऐतिहासिक मोड़ खड़ा है। या तो वह अपने पुराने राजनीतिक संघर्षों में उलझा रहेगा, या फिर वह खुद को नए दौर के हिसाब से बदलने की कोशिश करेगा। अगर बंगाल अपनी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाए, अगर वह स्टार्टअप्स और उद्योगों को आकर्षित करे, अगर वहां कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो, अगर राजनीतिक हिंसा कम हो, तो वही बंगाल दोबारा देश का नेतृत्व कर सकता है। क्योंकि प्रतिभा आज भी वहां मौजूद है। आज भी यूपीएससी के रिजल्ट्स में बंगाली युवा दिखाई देते हैं। आज भी रिसर्च और कला की दुनिया में बंगाल का प्रभाव दिखता है। आज भी भारतीय सिनेमा, साहित्य और संगीत में बंगाल की अलग पहचान है। समस्या क्षमता की नहीं, दिशा की है। और इतिहास यही बताता है कि बंगाल जब भी सही दिशा में चला है, उसने पूरे भारत को प्रभावित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ बंगाल को नहीं, पूरे भारत को नई सोच दी। सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया। सत्यजीत रे ने सिर्फ बंगाली सिनेमा नहीं, विश्व सिनेमा को प्रभावित किया। यानी बंगाल की ताकत हमेशा सीमाओं से बड़ी रही है। इसीलिए जब लोग आज के बंगाल की समस्याओं पर दुख जताते हैं, तो वह सिर्फ आलोचना नहीं होती, उसमें एक उम्मीद भी छिपी होती है। उम्मीद कि शायद एक दिन बंगाल फिर उठेगा। उम्मीद कि शायद वहां की राजनीति फिर विकास पर केंद्रित होगी। उम्मीद कि शायद वहां के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए राज्य छोड़ने को मजबूर नहीं होंगे। क्योंकि अगर बंगाल दोबारा खड़ा हुआ तो वह सिर्फ आर्थिक वापसी नहीं होगी, वह भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण की वापसी होगी। लेकिन बंगाल की कहानी में सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक गहरी भावनात्मक विडंबना भी छिपी हुई है। विडंबना यह कि जिस राज्य ने कभी पूरे भारत को आधुनिकता, राष्ट्रवाद और बौद्धिकता का रास्ता दिखाया, वही राज्य आज बार बार अपने अतीत को याद करके खुद को सांत्वना देता दिखाई देता है। कोलकाता की पुरानी पीली टैक्सियां, ट्राम की घंटियां, कॉलेज स्ट्रीट की किताबें, कॉफी हाउस की बहसें, हावड़ा ब्रिज पर दौड़ती भीड़, यह सब आज भी बंगाल की पहचान है। लेकिन इन सब के पीछे एक सवाल हमेशा छिपा रहता है, क्या हम वहीं अटक गए हैं? क्योंकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जहां कभी कोलकाता एशिया का सबसे आधुनिक शहर माना जाता था, आज वही शहर कई मामलों में दूसरे भारतीय महानगरों से पीछे नजर आता है। जहां कभी बंगाल का उद्योग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को गति देता था, आज वहां के लाखों युवा दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढते हैं। और शायद यही वजह है कि बंगाल की चर्चा होते ही लोगों के मन में दो तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। पहली तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, दुर्गा पूजा, साहित्य, संगीत और बुद्धिजीवी संस्कृति। दूसरी तस्वीर राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी, पलायन, भर्ती घोटाले, कटमणी और लगातार बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण। यानी बंगाल का अतीत और वर्तमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। लेकिन शायद बंगाल को समझने के लिए सिर्फ सरकारों को दोष देना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई बार समाज भी अपनी कुछ आदतों का कैदी बन जाता है। बंगाल में लंबे समय तक वैचारिक राजनीति इतनी मजबूत रही कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा और उद्यमिता को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली जितनी दूसरे राज्यों में मिलने लगी। जहां गुजरात व्यापार और उद्योग की ओर बढ़ा, जहां कर्नाटक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ा, जहां महाराष्ट्र कॉरपोरेट हब बनता गया,
वहीं बंगाल लंबे समय तक राजनीतिक संघर्षों और वैचारिक बहसों में उलझा रहा। बहस होना गलत नहीं है, असल में बहस तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब बहस विकास की जगह ले ले, जब आंदोलन नीति से बड़ा हो जाए, जब हर उद्योगपति शक की नजर से देखा जाए, तब धीरे धीरे निवेश रुकने लगता है। और निवेश रुकने का मतलब सिर्फ फैक्ट्री बंद होना नहीं होता, उसका मतलब होता है कम नौकरियां, कम अवसर और युवाओं का भविष्य अनिश्चित होना। यही कारण है कि आज बंगाल के कई माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, पढ़ लो ताकि बाहर जा सको। सोचिए, यह कितनी बड़ी विडंबना है। जिस राज्य में कभी लोग पूरे भारत से पढ़ने आते थे, आज वहां के बच्चे खुद बाहर जाने का सपना देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद बंगाल में एक चीज आज भी बाकी है, आत्मसम्मान। बंगाली समाज आज भी अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान पर गर्व करता है। यही कारण है कि वहां की राजनीति में बंगाली अस्मिता हमेशा बड़ा मुद्दा रहती है। दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शक्ति प्रदर्शन भी है। रोसोगल्ला से लेकर रविंद्र संगीत तक बंगाल अपनी पहचान को लेकर बेहद संवेदनशील है, और यही संवेदनशीलता कई बार राजनीति में भी दिखाई देती है। हर पार्टी खुद को बंगाल की संस्कृति का असली रक्षक बताती है, लेकिन आम जनता के लिए असली सवाल संस्कृति नहीं, भविष्य है। क्योंकि संस्कृति गर्व देती है, लेकिन नौकरी जिंदगी चलाती है। यही वजह है कि आज बंगाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सत्ता में कौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा मॉडल आएगा जो बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा को बचाते हुए आर्थिक विकास भी ला सके। क्या बंगाल फिर से निवेशकों का भरोसा जीत पाएगा? क्या वहां के कॉलेज फिर से रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र बन पाएंगे? क्या वहां की राजनीति हिंसा और ध्रुवीकरण से ऊपर उठ पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बंगाल के पास वापस उठने की क्षमता आज भी है। याद रखिए, जिन राज्यों के पास सिर्फ पैसा होता है वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन जिन राज्यों के पास संस्कृति, शिक्षा, बौद्धिक परंपरा और प्रतिभा होती है वे इतिहास बदल सकते हैं। और बंगाल के पास यह सब आज भी मौजूद है। समस्या सिर्फ यह है कि दशकों की राजनीतिक लड़ाइयों, वैचारिक संघर्षों और आर्थिक गलतियों ने उसकी गति धीमी कर दी। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि बंगाल ने हर बड़े संकट के बाद खुद को दोबारा खड़ा किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भी बंगाल ने पुनर्जागरण देखा। विभाजन के बाद भी बंगाल ने खुद को संभाला। राजनीतिक हिंसा और आर्थिक गिरावट के बावजूद भी बंगाल की सांस्कृतिक शक्ति खत्म नहीं हुई। यानी उम्मीद अभी भी बाकी है, और शायद इसी उम्मीद की वजह से लोग आज भी बंगाल को लेकर भावुक हो जाते हैं। क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। अगर बंगाल फिर उठेगा तो वह सिर्फ फैक्ट्रियों की वापसी नहीं होगी, वह भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊर्जा की वापसी होगी। और शायद उसी दिन लोग फिर से गर्व से कह पाएंगे, जो आज बंगाल सोचता है वही कल भारत सोचता है। और शायद बंगाल की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि यहाँ हर पीढ़ी ने खुद को सिर्फ जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए तैयार किया। भारत के कई हिस्सों में लोग नौकरी को सफलता मानते थे, लेकिन बंगाल में लंबे समय तक ज्ञान, कला और विचार को सम्मान मिला। यही कारण था कि यहाँ का मध्यम वर्ग बाकी भारत से अलग माना जाता था। यहाँ घर छोटे हो सकते थे, लेकिन उनमें किताबों की अलमारी जरूर होती थी। यहाँ लोग आर्थिक रूप से बहुत अमीर ना हो, फिर भी अपने बच्चों को कविता, संगीत और शिक्षा से जोड़कर रखते थे। लेकिन समय के साथ यह गौरव धीरे धीरे संघर्ष में बदलने लगा। जब उद्योग बंद हुए, जब रोजगार कम हुए, जब राजनीति ज्यादा हिंसक हुई, तब बंगाल का वही शिक्षित मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा दबाव में आ गया। एक तरफ उनके पास संस्कृति थी, इतिहास था, आत्मसम्मान था। दूसरी तरफ उनके बच्चों के पास अवसर कम होते जा रहे थे। यही कारण है कि बंगाल में नॉस्टैल्जिया यानी पुराने गौरव को याद करने की भावना बहुत गहरी है। आप वहां किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, वह आपको जरूर बताएगा कि एक समय कोलकाता कैसा था, कैसे ट्रामों में भी एक अलग शान थी, कैसे कॉलेज स्ट्रीट पर घंटों बहस होती थी, कैसे थिएटर और कविता आम जिंदगी का हिस्सा थे, कैसे दुर्गा पूजा सिर्फ त्योहार नहीं, पूरे समाज की रचनात्मकता का प्रदर्शन होती थी। लेकिन फिर वही बुजुर्ग ये भी कहेंगे कि उनके बच्चे अब बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या विदेश में रहते हैं। यानी बंगाल की सबसे बड़ी विडंबना यही बन गई। प्रतिभा अभी भी पैदा होती है, लेकिन उसका भविष्य अक्सर राज्य के बाहर बनता है। और यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, भावनात्मक मुद्दा भी है।
क्योंकि जब किसी राज्य का युवा बाहर जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ उसका कौशल, उसकी ऊर्जा, उसका भविष्य और उसकी अगली पीढ़ी भी चली जाती है। यही कारण है कि बंगाल की चर्चा अक्सर भावुक हो जाती है। लोग सिर्फ सरकारों की आलोचना नहीं करते, बल्कि एक खोई हुई संभावना का दुख भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यह राज्य कभी कितना आगे था। एक समय था जब भारत के बड़े बड़े उद्योगपति कोलकाता आना प्रतिष्ठा मानते थे। एक समय था जब यहाँ के अखबार, थिएटर और फिल्में पूरे देश को प्रभावित करती थीं। एक समय था जब यहाँ की यूनिवर्सिटीज से निकले लोग भारत की प्रशासनिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रीढ़ बनते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे राजनीति ने समाज के हर हिस्से को प्रभावित करना शुरू कर दिया। स्कूलों में राजनीति, कॉलेजों में राजनीति, यूनियनों में राजनीति, पंचायतों में राजनीति, यहाँ तक कि कई बार स्थानीय सामाजिक रिश्तों में भी राजनीति घुस गई। और जब किसी समाज में हर चीज राजनीतिक हो जाती है, तब विकास की गति धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि निवेशक स्थिरता चाहते हैं, युवा अवसर चाहते हैं और समाज सुरक्षा चाहता है। अगर हर कुछ सालों में हिंसा, टकराव और अस्थिरता की खबरें आएंगी तो धीरे धीरे राज्य की छवि प्रभावित होती है। यही कारण है कि बंगाल आज भी अपनी क्षमता के मुकाबले कम निवेश आकर्षित करता है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि बंगाल सिर्फ नकारात्मकता की कहानी नहीं है। आज भी कोलकाता भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक शहरों में गिना जाता है। आज भी वहां का थिएटर आंदोलन मजबूत है। आज भी बंगाली साहित्य की अलग पहचान है। आज भी वहां की कला और संगीत का स्तर बेहद ऊंचा माना जाता है। और शायद यही वजह है कि बंगाल पूरी तरह टूटता नहीं। उसके भीतर एक सांस्कृतिक ऊर्जा हमेशा बची रहती है। सत्यजीत रे, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसे फिल्मकारों ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज की आत्मा को स्क्रीन पर उतारा। बंगाल की फिल्मों, कविताओं और थिएटर में हमेशा आम आदमी के संघर्ष, राजनीति और सामाजिक बदलाव की झलक दिखाई देती है। यानी बंगाल सिर्फ घटनाओं को जीता नहीं, उन्हें महसूस भी करता है। और शायद यही कारण है कि वहां हर राजनीतिक बदलाव भावनात्मक तूफान बन जाता है। जब ममता बनर्जी सत्ता में आईं, तो लोगों ने सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, उन्होंने उम्मीद बदली थी। उन्हें लगा था कि अब एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन समय के साथ लोगों का एक वर्ग यह महसूस करने लगा कि सत्ता बदलने से सिस्टम पूरी तरह नहीं बदला। यहीं से निराशा शुरू हुई। फिर भी बंगाल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे समाज रहे हैं जो लंबे समय तक संघर्ष में रहे, लेकिन फिर दोबारा उठे। अगर बंगाल अपनी शिक्षा, टेक्नोलॉजी, उद्योग और कानून व्यवस्था पर गंभीरता से काम करे, अगर वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिंसा की जगह विकास पर केंद्रित हो, अगर वहां का युवा अपने ही राज्य में अवसर देखना शुरू करे, तो वही बंगाल फिर से भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में शामिल हो सकता है। क्योंकि बंगाल के पास जो चीज सबसे ज्यादा है वह है बौद्धिक पूंजी। और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं आखिरकार दिमाग से ही बनती हैं। इसीलिए बंगाल की कहानी सिर्फ पतन की कहानी नहीं है, यह चेतावनी भी है और उम्मीद भी। चेतावनी इस बात की कि राजनीति और वैचारिक संघर्ष अगर विकास पर हावी हो जाएं, तो सबसे समृद्ध समाज भी कमजोर पड़ सकता है। और उम्मीद इस बात की कि अगर कोई समाज अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक ताकत बचाए रखे, तो उसके पास दोबारा उठने की क्षमता हमेशा रहती है। और शायद यही कारण है कि बंगाल को लेकर लोगों की भावनाएं इतनी गहरी हैं। भारत में कई राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कई राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन बंगाल को लेकर जो भावनात्मक जुड़ाव है वह अलग है। क्योंकि बंगाल सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं रहा, वह लंबे समय तक भारत की बौद्धिक राजधानी माना जाता था। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब सबसे पहले आधुनिक राष्ट्रवाद की आवाज बंगाल से उठी। जब समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत बंगाल से हुई। जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान खोज रहा था, तब साहित्य, संगीत और कला के जरिए बंगाल ने पूरे देश को नई दिशा दी। यानी आधुनिक भारत की आत्मा को गढ़ने में बंगाल का योगदान इतना बड़ा है कि उसकी तुलना करना आसान नहीं। इसीलिए जब लोग आज के बंगाल को देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक राज्य की समस्याएं नहीं दिखती। उन्हें ऐसा लगता है जैसे भारत का एक गौरवशाली अध्याय कमजोर पड़ गया हो। और शायद इसी वजह से बंगाल की आलोचना भी बाकी राज्यों से ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भी उससे ज्यादा हैं। अगर कोई छोटा राज्य संघर्ष करता है तो लोग उसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब बंगाल जैसा राज्य संघर्ष करता है
तो लोग पूछते हैं, इतना आगे होने के बावजूद यह यहां तक कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक सरकार या एक नेता में नहीं छिपा। यह दशकों की राजनीतिक संस्कृति, आर्थिक नीतियों, वैचारिक संघर्षों और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। एक समय उद्योगों का दौर था, फिर मजदूर आंदोलनों का दौर आया, फिर वैचारिक राजनीति हावी हुई, फिर कल्याणकारी राजनीति का दौर आया। लेकिन इस पूरे समय में एक चीज लगातार कमजोर होती गई, लंबी अवधि की आर्थिक योजना। दूसरे राज्य धीरे धीरे नई अर्थव्यवस्था के हिसाब से खुद को बदलते गए। कर्नाटक ने आईटी सेक्टर पकड़ा, तेलंगाना ने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, गुजरात ने उद्योग और बंदरगाहों पर काम किया, महाराष्ट्र ने वित्तीय शक्ति को मजबूत किया। लेकिन बंगाल कई बार अपने राजनीतिक संघर्षों में इतना उलझ गया कि वह नए दौर की रफ्तार पकड़ने में पीछे रह गया, और इसका सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा। आज बंगाल का युवा इंटरनेट पर पूरी दुनिया देखता है। वह जानता है कि स्टार्टअप क्या होते हैं, वह जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस कैसे दुनिया बदल रहे हैं। लेकिन अगर उसे अपने राज्य में अवसर नहीं दिखेंगे तो वह बाहर जाएगा। यही वजह है कि बंगाल का पलायन सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य का मुद्दा बन चुका है। फिर भी एक बात बहुत दिलचस्प है, जो लोग बंगाल छोड़कर जाते हैं उनमें से कई अपने भीतर बंगाल को हमेशा जिंदा रखते हैं। दिल्ली में रहने वाला बंगाली भी दुर्गा पूजा पर भावुक हो जाता है। विदेश में रहने वाला बंगाली भी रविंद्र संगीत सुनकर अपने घर को याद करता है, क्योंकि बंगाल सिर्फ एक जगह नहीं, एक सांस्कृतिक अनुभव है। और शायद यही वह चीज है जिसने बंगाल को अब तक पूरी तरह टूटने नहीं दिया, क्योंकि जिन समाजों की जड़ें संस्कृति में मजबूत होती हैं, वे लंबे संघर्षों के बाद भी खत्म नहीं होते। लेकिन संस्कृति को बचाने के साथ साथ भविष्य भी बनाना पड़ता है। यही आज के बंगाल की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या वह अपने युवाओं को वापस भरोसा दिला पाएगा? क्या वहां ऐसा माहौल बनेगा जहां उद्योगपति निवेश करने से डरे नहीं? क्या वहां यूनिवर्सिटीज फिर से रिसर्च और इनोवेशन की पहचान बनेंगी? क्या राजनीति में वैचारिक बहस होगी लेकिन हिंसा कम होगी? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में आए तो बंगाल फिर उठ सकता है, और अगर बंगाल उठता है तो उसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। वह पूरे भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक ऊर्जा को फिर से मजबूत करेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, बंगाल जब जागता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं जागता, वह पूरे भारत को प्रभावित करता है। बैंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा तो वह सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वह स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी तो वह सिर्फ साहित्य नहीं रहा, वह दर्शन बन गया। सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया तो वह सिर्फ राजनीति नहीं रही, वह राष्ट्रवाद की आग बन गई। यानी बंगाल की असली शक्ति हमेशा उसकी सोच रही है, और अगर वही सोच एक बार फिर विकास, शिक्षा, विज्ञान और आधुनिकता की दिशा में केंद्रित हो जाए तो बंगाल के पास फिर से भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में लौटने की क्षमता आज भी मौजूद है। शायद इसलिए लोग आज भी बंगाल से निराश होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि इतिहास में बहुत कम जगहें होती हैं जिन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया हो, और बंगाल उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बंगाल फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा? क्या वह दौर वापस आ सकता है जब बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इतिहास, राजनीति और समाज से जुड़ी दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।